नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सख्त एक्शन लेने पर पुलिस को सम्मानित किया है। रुद्रपुर में लव और लैंड जिहाद जैसे मामलों में सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया, जिसके बाद में पुलिस लाइन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया, जिनकी तरफ से लव जिहाद और लैंड जिहाद में सख्त कार्रवाई की गई थी। विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए आज। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं में हैं और आज रात वो वापस देहरादून लौट रहे हैं। कल चंपावत से उन्होंने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट क्लास की सौगात दी है और राज्य सरकार के मुखिया चूंकि अवैध रूप से जो मजारें बन रही हैं या किसी भी प्रकार से धार्मिक रूप में सरकारी जमीन को कब्जाने का प्रयास हो रहा है, इसके लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही आदेश दिए थे कि इनको ध्वस्त किया जाए और ऐसे युवा युवकों पर जो गैर कानूनी रूप से दूसरे धर्म के युवक युवतियों को प्रभावित कर शादी विवाह कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में एक और जहां राज्य में तेजी से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है, वहीं लैंड जिहाद के साथ साथ लव जिहाद के मामलों में भी कार्रवाई हो रही है। जो लोगों को धन बल प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, शादी कराते हैं या लेकर भागते हैं। एक आयोजन रखा गया था रुद्रपुर, जो उधम सिंह नगर जिले की पुलिस लाइन है, जिला मुख्यालय है, वहां पर सम्मान समारोह का जिन पुलिसकर्मियों ने काम किया है, ऐसे पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है और इससे एक बड़ा संदेश गया है पूरे पुलिस महकमे में, कानून व्यवस्था के बाबत भी, कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा। और यही कुछ आज मुख्यमंत्री ने भी किया है और एक बड़ा संदेश दिया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर आपको बता दें कि राकेश गिरी गोस्वामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर जोरदार स्वागत उनका वहां पर किया गया है। वहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश गिरी गोस्वामी, जब पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय में उनका ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुड़ा, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला सहित जिले के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठकें चल रही हैं, जिसमें आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं उन्होंने ओबीसी टिकट को लेकर कहा कि ये सब फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। आज अल्मोड़ा जनपद की भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की हमारे जिले की कार्य समिति है। इससे पहले हमारी प्रदेश की कार्य समिति रुद्रपुर में हुई थी, तो उसमें हमारी सह प्रभारी बहन रेखा वर्मा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी, तो ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं का हम लोगों को मार्गदर्शन में मिला था। तो उसी के निमित्त एक संगठनात्मक जो हमारा काम चलता है, उसी के निमित्त आज हमारी अल्मोड़ा जनपद की ये यहाँ पर कार्य समिति है। अभी मेरा 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का इधर घूमने प्रवास है, तो इससे नियमित मेरा इन कार्य समिति में रहना है। अब यह सब करेक्ट हमारा जो काम चलता है संगठन का और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है। वहीं नगर विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर नेशनल हाईवे का निरीक्षण करते हुए वो नजर आए और इस दौरान गड्ढों को देख करके काफी नाराज भी मंत्री जी हुए हैं। आपको बता दें कि मौके पर नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार की ओर से दी गई कार्य समाप्ति की तारीख बीतने पर मंत्री ने उन्हें फटकार लगाई, जिस पर अधिकारी ने फिर से कार्य करने का 15 जून तक का समय मांगा। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता की सहमति के बाद 15 जून तक हर हाल में चेतावनी देते हुए इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। आज सभी अधिकारियों को मैं साथ में यहाँ पे लेकर आया हूँ, ताकि एक दूसरे पे डालने का बहाना न चले। यहाँ यदि हमारे एनएच के अधिकारी यहाँ पे हैं, एसडीएम यहाँ पे हैं, सीईओ यहाँ पे हैं, ट्रैफिक का काम सीईओ देख रहे हैं, प्रशासन का काम एसडीएम देख रहे हैं, लाइट का काम देख रहे हैं, एक्शन यहाँ पे है, नगर निगम के अधिकारी यानी एमएनए एएमएनए यहाँ पे हैं। तो यानी कोऑर्डिनेशन यदि ये नहीं कर पा रहे, तो मैं आज एसडीएम से कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो उसके खिलाफ इनको एक्शन लेना है, क्योंकि ये काम एक दूसरे पर डालने से ये पूरा नहीं होगा।
काम तो सबको कोऑर्डिनेट करके आपस में सामंजस्य बिठा के पूरा होगा ना। और मैं इनको पूरी तरह से आज चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ, नहीं कर पाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने तमाम सवाल इस वक्त उठाए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह राज्य सरकार के मंत्रियों के कामकाज के तरीके और अधिकारियों के साथ उनके समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। प्रीतम सिंह का कहना है कि मंत्रियों की कोई सुन नहीं रहा और वो अपनी विधानसभा में भी निर्माण कार्य करा पाने की स्थिति में नहीं है। हालात में यह है कि मंत्री एसीआर लिखने का अधिकार मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में की गई पैसे की कटौती को लेकर भी प्रीतम सिंह ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और राज्य सरकार के कामकाज के तरीके पर तमाम सवाल खड़े करे हैं। गरीब स्थिति है और लबोलबाप ये है कि अधिकारी मंत्री गणों की बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं और तदनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोई मंत्री कहता है कि मैं दूसरे मंत्री से बात करूंगा, कोई मंत्री कहता है कि हमको सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये हालत है और इसकी वजह से पूरा उत्तराखंड राज्य जो है वो गर्त में जाने का काम कर रहा है। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है। उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो है सत्ता में बैठे हुए लोग आचरण करने का काम करें। आपको बता दें कि साल 2018 से देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, जिसमें सीवर लाइन हो गया या जल भराव की समस्या हो गई उसके लिए, जिसमें सीवर लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम, लाइब्रेरी पार्क और विभिन्न सौंदर्यीकरण के काम शामिल हैं। हालांकि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा है कि बजट कटौती की वजह से इस मार्शल के काम में कोई देरी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अधिकांश काम पूरे हो गए हैं और जो काम चल रहा है वो इसी बजट में किए जा सकते हैं। 90-10 के रेशो पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि 500 करोड़ पे 90% पे सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके 50 पे जो बचे हैं उस पर हम करेंगे। तो ये पिछले समय हो गया था, लेकिन हमने जो काम हम लोग कर रहे थे उस काम को यदि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलेगा तो चूँकि वो रनिंग काम है, हम अपने स्टेट फंड से कराएंगे और करा भी रहे हैं। तो 500 करोड़ देखिए, जो काम हमारे यहाँ लगभग, जैसे मैंने कहा कि अनेकों काम हमारे पूरे हुए हैं और जो काम अभी रनिंग या जो चल रहे हैं वहाँ फंड की कमी नहीं आने देंगे। हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी हम दे ही रहे, तो स्मार्ट सिटी के ऐसे कोई काम प्रभावित नहीं होंगे जिसके कारण हमें कोई दिक्कत आए, आने वाले टाइम पे परेशानी हो। स्टेट गवर्नमेंट उस फंड के लिए बिल्कुल हम लोग प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम हमने लिया है। हमारे राज्य का ये एक देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, तो उस काम को हम करेंगे। वहीं लक्सर में आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से किराएदारों के सत्यापन के लिए एक अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अंकुर शर्मा और कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी नीरज रावत के अलावा अन्य पुलिस चौकी प्रभारियों द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ किराएदारों के सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। बता दें कि अमरजीत सिंह के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा विशेष निर्देशों के उपरांत इस कार्रवाई की शुरुआत की गई। अमरजीत सिंह ने बताया कि सुबह 9 बजे तक 20 चालान काटकर आरोपियों को आर्थिक दंड दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान को नगर क्षेत्र में निरंतर आगे भी ऐसे ही जारी रखा जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हो। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस अभियान को लेकर आपके पास? जी, कृपया अपना सवाल दोहराएं। आज जिस तरीके से लक्सर में इस वक्त किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी देखिए, पूरे प्रदेश में सत्यापन का अभियान चल रहा है, चाहे पौड़ी हो, लक्सर हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, क्योंकि सत्यापन अभियान के ही आधार पर जो बाहर से आए हुए संदिग्ध लोग यहाँ रह रहे हैं या कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जमीनों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। बाहर से आए ऐसे आपराधिक व्यक्ति, ऐसे आपराधिक तत्व जो किसी न किसी तरीके से शेल्टर लेके किराए पर रह रहे हैं, उनकी पड़ताल करनी है
और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक करना है। तो इसी के क्रम में जिलेवार तहसीलवार ये अभियान जारी है और 2 से 3 दिन के अंदर एक और बड़ी खबर आने वाली है। जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड में यदि कोई जमीन खरीदेगा तो उससे ठीक पहले, उसकी जमीन खरीदने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड, यानी वो आपराधिक व्यक्ति तो नहीं है, उसके विरुद्ध कोई मुकदमा तो नहीं है, उसके विरुद्ध कोई राजस्व बकाया तो नहीं है, इन सारी चीजों को वेरीफाइड किया जाएगा। राजस्व विभाग के मेरे सूत्र शासन के बताते हैं कि इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार है और बहुत जल्दी वाई रूप से, यानी बाय हैंड ये फाइल कराकर राजभवन को भेजे जाने की तैयारी है और हो सकता है आने वाले सप्ताह से ही उत्तराखंड में व्यवस्था लागू हो जाए। जी, अभी फिलहाल कितना अभियान चलाया जा चुका है, इस पर कुछ अपडेट? जी देखिए, निरंतर अभियान जारी है। 3 तरीके से अभियान को समझ सकते हैं जी। पहला, जो सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए, चाहे वो किसी धार्मिक इमारत के शक्ल में हुए हों। दूसरा, जो लव जिहाद की घटनाएं हैं, क्योंकि राज्य सरकार धर्मांतरण कानून बना चुकी है। और तीसरा, सत्यापन, कौन संदिग्ध व्यक्ति कहाँ आके रह रहा है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इन सारी चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस घर में जाती है, किराएदार की जानकारी लेती है। यदि किराएदार के रहने के बाबत जानकारी थाना चौकी पुलिस को नहीं दी गई, वेरिफिकेशन का फॉर्म नहीं भरा गया, तो मकान मालिक पर जुर्माना लगता है और फिर उस व्यक्ति की डिटेल लेकर उसके जिले में उसके थाने को भेजकर वहां के थाने से उस व्यक्ति की रिपोर्ट मंगाई जाती है। ये पुलिस एक्ट में प्रावधान है जिसका पुलिस पालन करा रही है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए सुदीप, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं रुड़की से, जहां पर आपको बता दें कि एक लीची के बाग को काटने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद अधिकारी पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि रुड़की रेंज में तैनात वन क्षेत्र अधिकारी विजय कुमार राठी पर फिर से सवालिया निशान खड़े हुए हैं। लीची के बगीचे को काटे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बगीचे के मालिक वन विभाग के कर्मचारियों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की रेंज के मांगलोर क्षेत्र में लीची का यह बगीचा काटा गया और सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां बगीचे के मालिक ने रेंजर पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इस बगीचे से पहले भी लीची के पेड़ काटे जाने पर शिकायत हुई थी, जिस खबर को न्यूज ऑन इंडिया पर प्रमुखता से दिखाया गया। तो वही खबर का संज्ञान लेते हुए एक वन दरोगा को फिलहाल सस्पेंड भी किया गया था। सरकारी माल है क्या? भाई साहब, परमिशन ही डाल रखी है मैंने, लेकिन कटवाया आपने है, आपके रेंजर ने कटवाया ये। आई बात समझ में? और ये चीज मैंने कल ही कह दी थी एसआई साहब को कि मगर मुझे फंसाने के लिए भी हो सकता है ये काम, और इसीलिए माल चुका तो डाल रखा था, जैसे कि आप। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए। सुदीप, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि एक ये वीडियो सामने आया, हालांकि इस तरीके से जब पहले भी मामला सामने आया था तो उस वक्त दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया था। देखिए, अभी अवैध कटान से हरिद्वार के मंगलौर से जुड़ा एक प्रकरण है। उसमें जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें इल्जाम लग रहा है कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत से कट रहा है। देखिए, पेड़ काटने की यदि कोई भवन बनाता है अपने रहने के लिए या कॉमर्शियल, तो यदि उस स्थान पर कोई पेड़ है तो उसको काटने की अनुमति ली जाती है। अब ये देखना होगा कि इतना बड़ा बगीचा कटा तो इसके पीछे क्या स्थिति थी, क्या अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी, और ये हरिद्वार जिले के अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं या क्या रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। सीधे तौर पर बाग कैसे काटा गया, इसकी जानकारी जिले से और बेहतर आएगी कि आखिर क्या वजह थी, क्या अनुमति थी या बिना अनुमति मिली भगत के आधार पर यह काटा गया है। जी, अभी फिलहाल कार्रवाई में कुछ निकलकर सामने आया है? जी, अभी तक देखिए इस मामले में कार्रवाई का अपडेट आना बाकी है, क्योंकि ये जिले के अधिकारी और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मामला अभी तक शासन तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर 3 लोगों की हत्या का मामला इस वक्त सामने आया है। सीधा उसी का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भतीजे ने 3 लोगों की हत्या कर दी। एक ही परिवार के 3 महिलाओं की हत्या की गई है। पिथौरागढ़ में गंगोली हाट के बुरुसुम गांव से एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या का यह मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 5 बजे चचेरे भतीजे ने अपनी हिताई भाभी और विवाहित बहन की हत्या कर दी, जिसके चलते सूचना पर पहुंची एसडीएम और पुलिस टीम ने मौके पर घटनास्थल का भी जायजा लिया है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता सुदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पिथौरागढ़ जिले की ये दूरस्थ ग्राम सभा है, गंगोली हाट तहसील के अधीन ही आती है, और सुबह 6 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि एक परिवार में 3 महिलाओं की हत्या हो गई है और परिवार का ही आरोपी जो भतीजा है
इस फैमिली का, वही आरोपी है। पुलिस इस सूचना पर पहुंची, चूंकि राजस्व इलाका और थोड़ा दूरस्थ भी पहुंचने में वक्त लगा। पुलिस अभी तक इस पर आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है कि हत्या के पीछे क्या वजह थी, जी। परंतु जानकारी यह भी है कि आरोपी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की पकड़ में है। इसकी आधिकारिक जानकारी पुलिस थोड़ी देर में देगी, और पुलिस जब आधिकारिक जानकारी देगी तो और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। क्या कोई पारिवारिक विवाद था, कोई लेन देन का विवाद था, या किसी बात को लेकर अनबन थी। क्योंकि पहाड़ में इस प्रकार की घटनाएं सामान्य तौर पर होती नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं पश्चिम यूपी या ऐसे अन्य राज्यों में होती हैं जहां ज्यादा आर्थिक लेन देन या ज्यादा पैसे का प्रभाव हो। पहाड़ में ना तो लोग इतना आर्थिक रूप से संपन्न है, ना इतनी संपत्तियों के बड़े विवाद हैं, और ऐसे में 3 महिलाओं की हत्या होना, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पारिवारिक विवाद ही होगा। जी। परंतु जब पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान आएगा तो और स्थिति साफ हो पाएगी। सुदीप, इस को लेकर के अपराधी के साथ क्या और कोई भी व्यक्ति मिला हुआ था, इस बारे में कुछ अपडेट्स मिल पाई, या इस पूरी वारदात को आरोपी ने अकेले ही अंजाम दिया? जी देखिए, आरोपी को ही अकेला अभी तक बताया जा रहा है, और इसके साथ कोई शामिल था, किसी के कहने पर इसने ऐसा किया है, या पूर्व में भी इसका कोई आपराधिक इतिहास है, ये पिथौरागढ़ जिले से और बेहतर जानकारी थोड़ी देर में आएगी। वहाँ के कप्तान से भी मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी हमारी जांच जारी है और ये थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र का मामला है, तो थोड़ी देर का इंतजार, और इसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि आखिर क्या वजह थी इस हत्याकांड के पीछे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर अवैध कब्जे को लेकर के लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। और हाल ही में हरिद्वार में मेयर अनिता शर्मा द्वारा देवपुरा स्थित नगर निगम के एक भवन पर हुए कब्जे को लेकर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि भवन को बिना अनुमति के नगर आयुक्त द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिला को दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मेयर पति अशोक शर्मा स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा किए गए इस कब्जे को लेकर काफी आक्रोश में दिखे, और साथ ही नगर आयुक्त पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नगर आयुक्त के पास कौन सी पावर है जो उनके द्वारा बिना मेयर की अनुमति से भवन को अलॉट किया गया। बात है कि नगर आयुक्त की ऐसी कौन सी पावर है जो उन्होंने अलॉट कर दिया है। नगर आयुक्त के परमिशन से हुआ है, डीएम की परमिशन से हुआ है, या इस प्रदेश की सरकार के किसी कार्य से हुआ है। ये किसके द्वारा ये जगह अलॉट की गई है, और इसमें बिजली की चोरी। सूचना मिली कुछ भाजपा के पार्षद है कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। मैडम, आप तो कब्जे हटा रही हो, यहाँ पे कब्जे क्यों कर रहे हैं? अब मैं आके देखा तो वाकई में यहाँ पे ताले लगे पड़े हैं, आदमी सो रहे हैं अंदर, बाहर ताला लगा है? ये तो गलत है। और पूछा तो कहने लगी कि भाई ये तो मुझे नगर आयुक्त ने यहाँ सौंप रखा है, तो नगर आयुक्त को अनुमति तो मेरी लेनी चाहिए। और नगर आयुक्त होता कौन है? अधिकारी एक। और अधिकारी को ऐसे सोचना चाहिए कि मेयर कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब ऐसे सोच रखा है बिल्कुल कि किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। और हम ये नहीं चाहेंगे, हमें कब्जा अपना सरकारी भवन है जो हमें खाली करना अभी, और हमें इसमें ताला लगाएंगे। हम कोई पत्र नहीं दिखाया है, कह रही है साहब के पास है। अरे साहब के पास एक पत्र है तो तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर ऋषिकेश के श्यामपुर में एक बंद पड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों रुपए की चोरी यहां से की गई है। आपको बता दें कि अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चोरी की धरपकड़ के साथ चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग की है। फिलहाल कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है और जल्दी ही मामले का खुलासा भी किया जाएगा। और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर एम्स में नौकरी देने को लेकर के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से धरना प्रदर्शन ये किया गया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने परिवार के साथ धरने पर बैठकर देहरादून को कूच करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने देहरादून रोड पर जंगलात बैरियर के पास सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया, जिसके बाद नाराज गार्ड्स ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करके जमकर हंगामा किया। सिक्योरिटी गार्ड्स का आरोप है कि वो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया।
वहीं देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने के लिए एक अभियान इस वक्त पूरे उत्तराखंड में इस वक्त चलाया जा रहा है, जिसमें सीधे तौर पर ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। वहीं क्षेत्राधिकारी जूही मनराल ने बताया कि कोतवाली प्रभारी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इन दिनों जिले में बढ़ते नशे को लेकर लगातार ही पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते नशे को रोकने के लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। पुलिस के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे वार्ड में। छोटे छोटे बच्चे इसमें पी के परेशान हो रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान है बेचारे। अब बताओ क्या करें। आज क्या है तो ये कहना कि रोज पकड़ रहे हैं, रोज जेल भेज रहे हैं और वीडियो बनाओ, लेकिन फिर भी नशा उनमें दूसरे में पकड़ जाते हैं तो दूसरे बेचने लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि नशा बंद होना। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम लोग जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने, और क्योंकि इन समस्याओं में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित वर्ग है वो महिलाओं का होता है। घर पे जो महिलाएं हैं हमारी, वो सबसे ज़्यादा ऐसे परेशान रहती है। तो डेफिनेटली महिलाओं को लेकर भी एक पहल की जाएगी कि उनकी बातें हम सुने, उनकी समस्याएं सुने और उनका निस्तारण करें। हम लोग घर में बापा है उसका बाप। तो आपको बता दें कि नशे के खिलाफ ये जागरूकता अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है।